नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स में आज का जो टॉपिक है हमारे पास, हम पढ़ेंगे जो हीट कैपेसिटी होती है, ठीक है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर। हम देखेंगे हाउ इट वेरीज विद प्रेशर, वो प्रेशर के साथ किस तरीके से वेरी करता है। एंड CV हाउ द वेरिएशन ऑफ CV वेरीज विद वॉल्यूम, ठीक है ना। हम कहने का मतलब सीधा सा है, आप देख सकते हैं। और इन दोनों का जो वेरिएशन है ना, हम मैक्सवेल रिलेशंस की मदद से ही समझेंगे, ठीक है, वो क्या होता है। तो दीज आर एक्चुअली द एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सवेल्स रिलेशंस, ठीक है ना। तो पहला जो टर्म है हमारे पास, आप देखो यहाँ पर सिंपली क्या है, वेरिएशन हो रहा है किसका, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना, समझ में आया। तो इसका वेरिएशन हम देख रहे हैं कितना आता है हमारे पास, -T del स्क्वायर V del T स्क्वायर P। सो दिस इज हाउ द इट वेरीज विद प्रेशर, ठीक है। हम ये भी देखेंगे, मैं आपको ये भी बताऊंगा किस तरीके से ये वॉल्यूम के साथ वेरी करता है, समझ में आया। तो CP का जो वेरिएशन है वो प्रेशर के साथ साथ हम वॉल्यूम के साथ भी वेरिएशन देखेंगे, और इसका जो वेरिएशन है वो वॉल्यूम के साथ साथ हम प्रेशर के साथ भी देखेंगे, समझ में आया। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो सिंपली आपको याद रखना, जो आसान हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्यों कि देखो, CP का वेरिएशन हम प्रेशर के साथ देखेंगे और CV का वेरिएशन हम वॉल्यूम के साथ देखेंगे, ठीक है ना। याद रखना भी देखो आसान है इन चीज़ों को, ठीक है ना। अब इन दोनों के वेरिएशन से ही हम जानेंगे, इसी से हमारे पास निकल जाएगा कि CP जो है वो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कैसे वेरी करता है, और इसी भी है ना, और इसी से पता चल जाएगा कि ये प्रेशर के साथ कैसे वेरी करता है, ठीक है, समझ में आया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे किस तरीके से CP प्रेशर के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है ना, समझ में आई बात। आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके डाउट को सोल्व करने की। अब ध्यान से देखिए, तो हम मैक्सवेल रिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो स्पेशल, ठीक है ना, प्रोग्राम ऑन TV मैंने इसका इस्तेमाल किया है। तो यदि आप ध्यान से देखो तो मैं कैसे चलाऊँ, यदि आप गौर से देखो तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज चला है ना। देखो स्पेशल, ऐसे तो स्पेशल प्रोग्राम ऑन T और यहाँ पर V, मैं ऐसे चलाऊँ, ठीक है ना, समझ में आया। तभी तो मैं डेल S को P के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूँगा, मैंने प्रेशर के रेस्पेक्ट में वेरिएशन देखना चाहता हूँ। तो ये रिलेशन मैंने इसलिए ली क्योंकि मैं इसी को ना CP बना सकता हूँ, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर बना सकता हूँ, ठीक है ना। अब वो कैसे, अब देखो मैं दोनों साइड यदि टेम्परेचर की डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो मैं दोनों साइड जब टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा। अब देखो टेम्परेचर का, देखो डेल S अपॉन डेल P एट कांस्टेंट प्रेशर है ना, मैंने दोनों साइड क्या किया है, टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन किया, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, समझ में आया। तो देखो प्रेशर का डिफरेंशिएशन था ना, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, तो मैंने टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन कर दिया, प्रेशर कांस्टेंट रखा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों साइड जब मैं टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे तो ये आएगा, ठीक है ना, कोई डाउट है। अब देखो यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं मैं इनको इंटरचेंज कर सकता हूँ, है ना, हम जानते हैं, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया इसको हम कैसे। तो ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया। वेयर एंट्रोपी वॉज डिफ्रेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, है ना। अब हमने क्या किया, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दिया, है ना, और मेरे पास भी हमने इंटरचेंजेबल वेरिएबल से जो है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से हमको इंटरचेंज किया। बाकी टर्म्स को हम ऐसे ही रखते हैं, समझ में आगे बात, ठीक है। अब देखो इसको मैं डेल T की यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड, ठीक है ना, तो देखो ये अंदर वाली टर्म मेरे पास क्या बनी, मैं यदि T को ऐसे लिख लूँ तो ये अंदर वाली टर्म तो मेरे पास CP बन जाएगी ना, यदि आप गौर से देखो, है ना, समझ में आया। तो देखो काफ़ी सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो इसको मैं CP लिख सकता हूँ, है ना, इस वाले टर्म को डेल Q अपॉन डेल T बन गया ना, तो मैं इसको CP लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा CP, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये मेरे पास आ गया, यही हमें प्रूव करना था, समझ में आया, ठीक है ना। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पर भी प्रूफ किया है, मैंने आपको समझाया है एक सिस्टमेटिक वे में, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखने वाली दूसरे वाली बात है, हम इसको ना कॉम्पैक्ट वे में और फर्दर कैसे लिख सकते हैं। अब देखो हम जानते हैं हमारे पास क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू -1 अपॉन में V डेल V अपॉन में डेल T, ये वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, समझ में आ गई बात। ये होता है हमारे पास। तो मैं यदि मैं डेल V अपॉन में डेल T लिखने वाला हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -α_v तो आएगा, ये V इधर चला जाएगा। मेरे को ना डबल डिफ्रेंशिएशन करना है, तो मैं यदि दोनों इसी का डबल डिफ्रेंशिएशन कर दूँ टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, तो क्या आएगा मेरे पास, ठीक है। तो आप गौर से यदि इसको देखो तो अल्फा क्या होता है, अल्फा तो मेरे पास वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट होते हैं, तो पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए कांस्टेंट होता है, ये आएगा। और मेरे पास डेल V अपॉन में डेल T के टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, दोनों साइड क्या था ना, तभी तो डबल डिफरेंशिएशन आया, -α लिखा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, है ना, ये माइनस के α V आ जाएगा, यानी α²V, ठीक है ना, कोई डाउट है। तो देखो ना इसी टर्म को मैंने क्या लिखा है, ये -T एज इट इज आ गया, और इसी को क्या लिख दिया, α²V, समझ में आया। तो हमने कॉम्पैक्ट फॉर्म में इसको लिख दिया, ठीक है ना। तो यानी ये मेरे पास -T और ये α²V, ठीक है, समझ में आया कैसे लिखा।
तो ये आ गया। अब वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, मैंने बताया। अब आप गौर से देखो, टी पॉजिटिव, वी पॉजिटिव, अल्फा का स्क्वायर हो रहा है, ये भी पॉजिटिव। तो यानी हमने क्या जाना, हमने ये जाना जो ये डेल प्रेशर का जो वेरिएशन है ना, वो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर जो है ना, इट वेरीज विद प्रेशर, और वो क्या टर्म आ रही है, नेगेटिव आ रही है। ओवरऑल नेगेटिव आएगी क्योंकि सारी टर्म ये तो पॉजिटिव है, माइनस ऑलरेडी लगा है तो नेगेटिव आ रहा है। यानी जो हीट कैपेसिटी है ना एट कांस्टेंट प्रेशर, वो डिक्रीज कर रहा है प्रेशर के साथ। समझ में आया? तो सीपी क्या होगा, ऑलवेज डिक्रीज, इट विल ऑलवेज डिक्रीज एज प्रेशर इंक्रीजेस। समझ में आया? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना, क्योंकि ये टर्म तो सर मेरे पास क्या आ गई, पॉजिटिव। ठीक है, कोई डाउट है? ध्यान, समझ में आया? और जो चेंज होगा, ये चेंज भी काफ़ी स्मॉल होगा, ये ध्यान रखना। ये जो चेंज आएगा ना, नेगेटिव डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ये डिक्रीज जो होता है बहुत ही कम होता है। समझ में आया? बहुत ही ज़्यादा ना के बराबर चेंज होता है, लेकिन होता है। प्रेशर बढ़ने से ये नेगेटिव आता है। ठीक है ना, समझ में आया? अब आगे देखो, अब हमने ये तो मेरे पास जनरल आ गया। जनरल टर्म क्या है मेरे पास, है ना, ये तो मेरे पास जनरल टर्म आ गई। ठीक है, ये क्या है, जनरल टर्म है मेरे पास, है ना। और यदि मैं इसको भाई देखना चाहता हूँ, कोई भी सब्सटेंस हो, तो मैं उसके लिए निकाल सकता हूँ। तो मैं परफेक्ट गैस के लिए देखता हूँ क्या आता है, पूरा परफेक्ट गैस। तो यदि आप परफेक्ट गैस के लिए देखो तो मेरे पास पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है ना। और वी कितना आ गया, एन आर टी अपॉन में पी। तो मेरे को वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दो दोनों, वो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दो, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। तो मेरे पास एन आर अपॉन में पी आ गया। ठीक है, अब मैं फिर से डबल डिफ्रेंशिएशन करूँगा जब, अब देखो कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, तो देखो यहाँ तो टेम्परेचर का कोई टर्म ही नहीं, पूरी कांस्टेंट आ गई, एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, प्रेशर भी कांस्टेंट रखना है। ये टर्म जीरो आ गई। तो ये टर्म क्या आ गई, परफेक्ट गैस के लिए जीरो आ गई। तो जीरो रखने से पूरा जीरो बन गया। समझ में, ये टर्म जीरो आ गई। तो इसका मतलब है कि भैया ये जीरो आने का मतलब क्या है ना, कि जो ये सीपी है ना, इट डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर। सीधी सी बात है। समझ में? तो जनरल केस में तो डिपेंड करता है, ये तो कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, लेकिन हमने देखा परफेक्ट गैस के केस में तो ये वाली टर्म जीरो आ गई है, तो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता। समझ में आया? ठीक है ना, कोई डाउट है? ये दिमाग में बात बैठा लेना, इट डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर फॉर परफेक्ट गैस। ठीक है, सिर्फ टेम्परेचर पर निर्भर करता है, प्रेशर पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता। समझ में? आइए देखते हैं आगे चल के क्या होता है। अब वंडरवॉल गैस के लिए देखते हैं, है ना। तो वंडरवॉल गैस के लिए हमारे पास क्या होती है इक्वेशन, पी प्लस के ए अपॉन में वी स्क्वायर वी माइनस के एन बी, एन स्क्वायर आएगा यहाँ पे, है ना, एन स्क्वायर विल बी देयर, इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, तो हम इसका डबल डिफ्रेंशिएशन यदि निकालेंगे, वो किसका, इसमें से मैं ना वॉल्यूम टर्म यदि निकालूं, तो मैं डबल डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, कुछ टर्म आएगी, मतलब जीरो नहीं आएगी। कहने का मतलब है कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, आप निकाल के देख सकते हैं, है ना। समझ में आया? तो सिंपल है, कुछ नहीं, आपको एक आइडिया, आपको पूरा सोल्व नहीं करना है इसको, हमको ये आइडिया लेना है कि वेदर इट डिपेंड्स ऑन वो वी का जो टर्म है टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे वेदर इट इज जीरो हैज सम वैल्यू। यदि कुछ भी वैल्यू हो हमारे पास, तो हमारे पास तो जनरल फॉर्मूला क्या है ना, तो जनरल फॉर्मूला तो हमारे पास यही होता है ना। ठीक है, अब देखो ये जीरो नहीं होता, तो इसका मतलब क्या है, ये जीरो नहीं है तो इसका मतलब वंडरवॉल गैस के लिए जीरो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है वंडरवॉल गैस के लिए जो सीपी होता है वो प्रेशर पर निर्भर करता है। समझ में आया? ठीक है ना, तो ध्यान रखना। तो ये टर्म जीरो नहीं आई है, तो मतलब ये भी जीरो नहीं होगा, तो वंडरवॉल गैस के लिए सीपी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर। समझ में आया? क्योंकि जनरल टर्म तो यही रहेगी, है ना। समझ में आया? माइनस के टी डेल स्क्वायर, ये मेरे पास टी स्क्वायर पी, जनरल टर्म ये रहेगी, जीरो नहीं रहा है, तो ओवरऑल ये टर्म क्या होती है, डिक्रीज करती है प्रेशर बढ़ाने से, तो वंडरवॉल गैस के लिए भी टर्म डिक्रीज करेगी प्रेशर बढ़ाने से। समझ में आया? ठीक है, ध्यान रखना। कोई डाउट है? अब देखो ध्यान से, अब हमने देखो, अब ये हम यहाँ पे काट लेना, इसको वॉल्यूम लिख लो, हाँ वॉल्यूम। देखो अब हमने देखो सीपी का वेरिएशन तो देख लिया प्रेशर के टर्म्स में, ठीक है, ये आ गया। अब मैं सीपी का वेरिएशन देखना चाहता हूँ किसके टर्म्स में, वॉल्यूम के टर्म्स में। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, देखो कैसे, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको देखो ऐसे लिख लेता हूँ, ये ना वो मैं डेल पी लिखा एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, और ये डेल पी अपॉन में डेल पी एट टी, है ना, कट जाएगा डेल सी पी अपॉन में सी वी, ये तो बचेगा। समझ में? और ये टर्म तो हमने अभी भी निकाली है, सीपी का वेरिएशन विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर, तो मैं यहाँ लिख दूंगा इसको माइनस पी डेल स्क्वायर वी डेल्टा स्क्वायर पी, और ये डेल पी अपॉन में डेल वी। ठीक है, कोई डाउट है? तो ये चीज़ है, तो ध्यान से देखो। तो मेरे कहने का मतलब है सीपी अपॉन सीपी का वेरिएशन जब हम वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो वो तो आसानी से निकाल ही सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ तो हमने निकाल ही ली है। ठीक है ना। अब परफेक्ट गैस की यदि मैं बात करूँ, तो परफेक्ट गैस के लिए टर्म तो जीरो आती है, तो डेल सी पी अपॉन में डेल वी भी क्या आएगा मेरे पास, जीरो आएगा। समझ में आया? ठीक है, कोई डाउट है? तो यही है परफेक्ट गैस के लिए भी ये टर्म, क्योंकि ये टर्म जीरो होती है ना परफेक्ट गैस के लिए, तो ये भी जीरो होगा। तो सीपी जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ प्रेशर एंड वॉल्यूम,
एंड इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो परफेक्ट गैस के लिए यदि मैं बात करूँ ना, तो हमने परफेक्ट गैस के लिए पहले भी देखा था ना, हमने अभी क्या देखा था कि ये टर्म भी जीरो आ रही है ना, ठीक है, और डेल सी पी वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में भी यदि देखें तब भी जीरो आ रहा है। तो ना वो प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है ना वो वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है, वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ना। तो इट इज़ ओनली अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, ये ध्यान रखना। सीपी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, समझ में आया। तो वंडर वॉल गैस के लिए तो जीरो नहीं होता, तो इट विल हैव सम वैल्यू, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। वंडर वॉल गैस के लिए टर्म जीरो नहीं होती है, तो यानी वंडर वॉल गैस के लिए क्या होगा, है ना। तो वंडर वॉल गैस के लिए जो सीपी है ना, वो प्रेशर पर भी निर्भर करता है, कुछ वैल्यू आएगी, है ना, समझ में आया। और ये जो है वॉल्यूम पर भी निर्भर करता है, सॉरी वॉल्यूम पर भी निर्भर करेगा और कुछ वैल्यू आएगी, और टेम्परेचर पर, है ना, टेम्परेचर पर भी निर्भर करेगा, ठीक है ना। तो प्रेशर पर भी, टेम्परेचर पर भी, वॉल्यूम पर भी निर्भर करता है वंडर वॉल गैस के लिए के केस में, और परफेक्ट गैस के केस में सिर्फ टेम्परेचर पर निर्भर करता है, समझ में आया। अब बात करते हैं वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, है ना। अब हम निकालेंगे सीवी का केस, प्रेशर के लिए क्या होगा और सीवी जो है वॉल्यूम के लिए क्या होगा, ठीक है ना। ये चीज़ें हमें निकालनी है, तो सबसे पहले हम यही केस निकालेंगे। तो अब देखो मैक्सवेल रिलेशन हम इस्तेमाल करेंगे, तो देखो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है ना, तो यही वाली टर्म लेंगे, स्पेशल प्रोग्राम ऑन टी वी, ताकि हम डेल एस को वी से डिफरेंशिएशन कर सके। तो डेल एस अपॉन में वी वन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, डेल पी अपॉन में डेल टी, है ना, वन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, समझ में आया। तो देखो अब क्या करना है, कुछ भी नहीं है, सिंपली दोनों साइड टी की मल्टीप्लाई कर लो पहले, या आप एक काम करो इसको ना डिफरेंशिएशन करो। तो जब मैं कांस्टेंट टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, है ना, कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, और यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन करूँगा टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, तो मेरे पास ये टर्म आ गई, ठीक है, कोई डाउट है। अब देखो, तो अब दूसरा हम क्या करें, कुछ नहीं है। अब देखो इन वेरिएबल्स को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, इसको मैं डेल वी, है ना, ये डेल एस अपॉन में डेल टी आ जाएगा, ठीक है, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर विल बी देयर, और ये टर्म मेरे पास एज इट इज आ गई, ठीक है, कोई डाउट है। तो अब क्या करें, अब देखो टी की यदि मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये टी डेल एस अपॉन डेल टी क्या बनेगा, डेल सी वी अपॉन में वॉल्यूम टेम्परेचर कांस्टेंट, और ये टी डेल स्क्वायर डेल पी टी स्क्वायर, समझ में आया। तो ये आ गया हमारे पास। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म थी, ये हमने डिफरेंशिएशन कर दी। तो हम देख रहे हैं जनरली तो कोई भी सब्सटेंस हो, तो जो हीट कैपेसिटी होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इट वेरीज विद द वॉल्यूम, समझ में आया, इट वेरीज विद वॉल्यूम कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। अब इसको फर्दर हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। अब ऐसे कैसे लिखें, अब देखो प्रेशर हमने लिखा है, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या है, और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है, तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने पर ये डिफरेंशिएशन कितना आता है, लेट अस सी। अब ध्यान से देखो, तो देखो इस टर्म को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, डेल सी वी अपॉन में टी इज इक्वल टू टी, है ना, डेल, और ये मेरे पास आ जाएगा डेल पी अपॉन में डेल टी कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, है ना। डबल डिफरेंशिएशन को ऐसे तो लिखा है, कोई बात नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो कि टेक वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्यों मैंने लिखा है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो मैं वॉल्यूम कांस्टेंट करके देखता हूँ क्या टर्म मेरे पास आती है। तो देखो वॉल्यूम को मैं चेंज देख रहा हूँ, तो टोटल चेंज कितना आएगा, तो डेल वी अपॉन में डेल टी, प्रेशर इज कांस्टेंट ये डी टी, प्लस डेल वी अपॉन में डेल पी, टेम्परेचर इज कांस्टेंट डीपी। तो वॉल्यूम कांस्टेंट के लिए तो निकला है, ये देखता हूँ कितनी वैल्यू आती है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट कर दो, जीरो कर दिया ये, तो ये मेरे पास टर्म क्या आएगी, ध्यान से देखो, ठीक है। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली जो टर्म है ना, मैं इसको इधर लेकर आ जाता हूँ। तो मैं जब इसको लेकर आऊँगा डेल वी अपॉन में डेल पी टेम्परेचर, और ये जब इधर आ जाएगा डेल पी अपॉन में, ये भी तो है टेम्परेचर आ जाएगा एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, माइनस के डेल वी अपॉन में डेल टी एट पी, ये आ गया, ठीक है, कोई डाउट है। ये टर्म मेरे पास आ गई। मुझे चाहिए क्या चाहिए मेरे को, डेल पी अपॉन में डेल टी, तो डेल पी अपॉन में डेल टी, ठीक है ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये कांस्टेंट वॉल्यूम आएगा, है ना, हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही निकाला है। तो यदि आप ध्यान से देखो ना, यदि मैं दोनों साइड 1 अपॉन वी की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ भी 1 अपॉन वी की मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखो ये मेरे पास टर्म क्या बनती है, माइनस के अल्फा टर्म बनती है, समझ में आया, ठीक है। और ये वाली जो टर्म, ये वाली जो टर्म है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कंप्रेसिबिलिटी, ये ना आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, यहाँ माइनस साइन होना चाहिए, ऐसे समझ लो, माइनस साइन में इधर लेकर आ गया, है ना। तो ये तो वन अप वो, ये तो अल्फा हो गया सिंपली, वो क्या हो गया हमारे पास, वॉल्यूम एक्सपेंसिटिविटी हो गई, और ये मेरे पास क्या होगा, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है ना। ये वाली टर्म आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, समझ में आया। और ये मेरे पास क्या बचा, डेल पी अपॉन में डेल टी बचा है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो मैं डेल पी अपॉन में डेल टी निकाल सकता हूँ ना, तो कितना आ जाएगा, अल्फा अपॉन में बीटा, ठीक है। तो इस अल्फा अपॉन में बीटा को मैं रख देता हूँ, तो जब अल्फा अपॉन बीटा को रखूँगा तो अल्फा अपॉन बीटा ये वाली टर्म आ गई, समझ में आया मैंने कैसे किया, ठीक है। तो ये है, तो ध्यान रखना। तो हम अल्टरनेटिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं, प्रेशर कोफिशिएंट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, है ना। तो प्रेशर कोफिशिएंट के टर्म्स में लिखना तो आसान है, कैसे, अभी आप ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है, डेल सी वी अपॉन में वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू टी,
है ना। ये मैं इसको ऐसे लिख लिया, मैंने फिर से ऐसे लिखा है, ठीक है, कोई डाउट है? तो प्रेशर कोफिशिएंट क्या होता है? देखो, प्रेशर कोफिशिएंट होता है फ्रैक्शनल चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, है ना। और ये विद एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम लिखूंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा, तो ये टर्म इधर चली जाएगी, है ना। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है ना, कोई डाउट है? तो प्रेशर मैंने बाहर ले लिया, या इसको आप ऐसे ही रहने दो ब्रैकेट फॉर्म में, डिपेंड करेगा हमारे पास कि क्या टर्म कांस्टेंट है क्या नहीं है, ठीक है ना। इफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट तो प्रेशर बाहर आ जाएगा और इसका टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। यदि इट इज़ कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर सब्सटेंस तो प्रेशर, है ना, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो ये अंदर रहेगा, ठीक है ना, समझ में आया? तो ये हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है ना, ये पी को हम अंदर कवर कर लेंगे, ठीक है ना। और वेदर इट इज़ कांस्टेंट और नॉट एज पर द क्वेश्चन हम उसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास जनरल जो आया है वो यही तो आया है, जनरल जो हमारे पास आया है ना। तो जनरल हमारे पास क्या है, ये टी, ठीक है ना, और डेल स्क्वायर पी अपॉन डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, ये हमारे पास जनरल टर्म आई है, ठीक है। तो वॉल्यूम परफेक्ट गैस के यदि केस में निकालूँ, देखो परफेक्ट गैस के केस के लिए मुझे क्या चाहिए, प्रेशर का डबल डिफरेंशिएशन चाहिए टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। तो देखो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो पी कितना आ गया, एन आर टी अपॉन में वी आ गया। तो जब मैं डबल डिफरेंशिएशन टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो एन आर अपॉन में वी बचेगा मेरे पास, टी का तो कर लिया। तो जब डबल डिफरेंशिएशन करूंगा इसका तो आप खुद ही देखो क्या इसमें टेम्परेचर की टर्म है, नहीं है कोई भी, तो जीरो हो जाएगा। तो ये टर्म क्या आ गई, जीरो आ गई, ठीक है। तो सी वी जो है इंडिपेंडेंट है ना, क्योंकि ये जो टर्म है परफेक्ट गैस के लिए हमारे पास हमने जाना तो डेल सी वी अपॉन में जो वी है ना वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है। यानी वो वॉल्यूम पर डिपेंड करता ही नहीं है, समझ में आया? आगे चलते हैं, वंडर वॉल गैस का केस निकाले। तो वंडर वॉल गैस का केस क्या होता है, 1 मोल के लिए यदि मैं लिख लूँ इसको, पीस ये हो गया और वी माइनस के बी इज इक्वल टू आर टी, ठीक है। तो प्रेशर में यदि यहाँ से निकालूँ तो ये मेरे पास आर टी अपॉन में वी माइनस के बी और ये उधर चला जाएगा ए माइनस के वी स्क्वायर, ये प्रेशर आ गया। तो प्रेशर ही तो चाहिए मुझे, तो यदि मैं डेल पी अपॉन में टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूँ कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगी, पूरी कांस्टेंट है। तो ये मेरे पास आर अपॉन में वी माइनस बी बचेगा, क्योंकि टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, ये टर्म कांस्टेंट होगी। जब डबल डिफरेंशिएशन करूँगा तो आप ध्यान से देखो, डबल डिफरेंशिएशन करूँगा कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट है, पूरी टर्म कांस्टेंट है, तो जीरो आ गया, तो ये जीरो आ गया। तो वंडर वॉल गैस के लिए भी ये टर्म क्या आ रही है, जीरो आ रही है, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ से देखो क्या सीखी, ध्यान से देखना कि जो हमारे पास डेल सी वी है ना अपॉन, ठीक है ना, ये कितना क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। किसके लिए, परफेक्ट गैस के लिए भी और वंडर वॉल गैस के लिए भी, समझ में आया बात? ये टर्म क्या आ रही है, जीरो आ रही है, परफेक्ट गैस के लिए भी वंडर वॉल गैस के लिए। इसका मतलब होगा सी वी जो है वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता है ना, समझ में आया? तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। मैं समराइज़ करूंगा यदि कुछ थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा तो देखो हमने ये तो जान लिया। अब मैं सी वी का वेरिएशन प्रेशर के रेस्पेक्ट में यदि निकालूँ तो क्या होगा, तो इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ डेल सी वी अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो डेल वी अपॉन में मुझे यहाँ कितना लिखना चाहिए, पी, ठीक है। और ये टर्म तो मैं प्रेशर के रेस्पेक्ट में निकाल सकता हूँ ना मैं, डिफरेंशिएशन ऑफ सी वी, और ये तो हमने अभी भी निकाला है, जनरल क्या निकाला, ये क्या होता है, टी डेल स्क्वायर पी और ये डेल टी स्क्वायर में वी और ये डेल वी अपॉन में डेल पी, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, तो ये जनरल टर्म है। वंडर वॉल गैस के लिए और परफेक्ट गैस के लिए हमने देखा ये टर्म जीरो होती है, समझ में आया? तो डेल सी वी अपॉन में डेल पी भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बात तो यही समझी ना हमने, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या जो सी वी है ना, इसका चाहे आप वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना, वो जीरो आएगा, ठीक है। या प्रेशर के वॉल्यूम का ही सी वी का डिफरेंशिएशन करो प्रेशर के रेस्पेक्ट में एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वो भी जीरो ही आएगा। ये इंपॉर्टेंट बात समझो यहाँ से, ठीक है ना, समझ में आ गई बात? किसके लिए, परफेक्ट गैस हो चाहे या वंडर वॉल गैस हो, इन दोनों गैस के लिए ये वैल्यू जीरो आ रही है। जनरल तो जीरो नहीं होता, जनरल टर्म तो देखो हमारे पास ये है ना, समझ में आया? तो ये है, तो दोनों गैस के लिए क्या है, जीरो है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ सी वी इज इनिशियल, जो मतलब जो सी वी होता है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है ना। सी वी जो है ना, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, किसके लिए, सिर्फ परफेक्ट गैस के लिए और वंडर वॉल गैस के लिए, ठीक है, समझ में आया? लेकिन इन जनरल यदि हम बात करें, कोई और अदर सब्सटेंस भी तो हो सकता है ना, जनरली क्या होता है, सी वी की वैल्यू इनिशियली इंक्रीज करती है ना, सी वी इंक्रीज करेगा धीरे धीरे, एक मैक्सिमम वैल्यू पे आएगा, सी वी की वैल्यू वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में क्या होती है, इंक्रीज होगी और फिर धीरे धीरे डिक्रीज करने लगती है,
ये जनरल होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब समराइज यदि हम अपनी बातों को करें तो हमने क्या जाना, आइडियल गैस के लिए देखो जनरल केस जो होता है ना, जनरल केस में तो CV जो है, ठीक है ना, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। CP जो है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम इन जनरल। ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ, समझ में आया? ठीक है, क्या बात कर रहा हूँ, जनरली। लेकिन यदि मैं परफेक्ट गैस की बात करूँ, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए परफेक्ट गैस, है ना, परफेक्ट गैस। तो हमने देखा परफेक्ट गैस के लिए CV इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। समझ में आया? ठीक है, कोई डाउट है? तो ये ध्यान रखना। तो आइडियल गैस के लिए बोथ CP एंड CV डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, और CP भी किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, क्योंकि वो दोनों हमने देखा 0 आ जाते हैं। तो परफेक्ट गैस के लिए तो दे आर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। समझ में आया? तो परफेक्ट गैस के लिए ये क्या होता है, CP इज इक्वल टू ये ध्यान रखना, ठीक है ना? समझ में आया? तो जनरल क्या होता है, जनरली टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। CP भी टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। परफेक्ट गैस के केस में क्या होता है, CV इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और CP इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। यदि हम वॉन डेर वाल गैस की बात करें, वॉन डेर वाल गैस की यदि हम बात करें, ठीक है, तो हमने देखा क्या, वॉन डेर वाल गैस के केस में भी CV जो है ना, CV इट्स अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, है ना? समझ में आया? हमने देखा, देखो ये हमारे पास वैल्यू दोनों केस में ना, ये वाली टर्म 0 आ जाती है ना, ये वाली टर्म क्या आती है, 0। तो ये हमारे पास क्या होता है, वॉन डेर वाल गैस के केस में CV इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, कोई डाउट है? और हाँ, और जो लेकिन जो CP होता है ना, CP, ठीक है ना, CP जो होता है इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। बस, ठीक है ना, समझ में आया? तो ये है, बस आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा बस ध्यान ये चीज़ रखनी है। आप हमेशा तब भी निकालो, इस चीज़ को निकालो, ये क्या आ रहा है, ठीक है ना, और ये चीज़ क्या आ रहा है, हम इसी से हम सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर ये था हमारे पास। इट मे लुक बिट कन्फ्यूजिंग और मे लुक बिट कन्फ्यूजिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिमेंबरिंग थिंग्स, है ना, आपको हो सकता है, लेकिन 1-2 बार आप देखोगे तो हो जाएगा, समझ में आई चीज़ें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ये पी घोष की बुक में भी है, लेकिन उसमें बहुत छोटा दिया हुआ है, मैंने थोड़ा सा एलोबरेट किया है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।